अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सलमान शेख और आप देख रहे हैं, नाम तो बताना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त इमाम सुमरा साहब। आज उन्होंने बहुत टाइम के बाद हमारे लिए टाइम निकाला है। इस पॉडकास्ट में क्या होने वाला है वो आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है वो अपनी शेयर करेंगे और जो रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी। बगैर किसी देर के हम बुलाते हैं हमारे प्यारे बहुत अच्छे दोस्त इमाम सुमरा साहब को। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप इतने मसरूफ़ और इतने वीक से हमें आप इंतज़ार करवा रहे हैं, ऐसा क्यों किया कर रहे हैं हमारे साथ आप? हाँ, बिल्कुल माज़रत क्योंकि हमेशा वीकेंड पे ही टाइम मिलता है हम दोनों को इनफैक्ट और फिर किसी न किसी एक बंदे का कोई वीकेंड पे प्लान हो जाता है, तो फिर वो सारा जो हमने सोचा हुआ होता है पॉडकास्ट के लिए वो प्लान चेंज हो जाते हैं एंड देन अभी भी माज़रत मैं आज भी थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ आई वाज़ स्लीपिंग आई हैड समथिंग टू डू लास्ट नाइट तो आई वोक अप लेट टुडे और अभी मैं बस नींद से उठ के आया हूँ जस्ट टू मेक दिस वर्क और होपफुली इट गोज़ वेल। थैंक यू सो मच। ये बताएँ कैसा चल रहा है? सेहत कैसी है? वीकेंड कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यू नो कि लॉन्ग वीकेंड चल रहा है अभी कनाडा में थैंक्सगिविंग का तो वी डोंट सेलिब्रेट इट मच बट वी गेट द वी गेट द हॉलिडेज सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज गुड टू गेट वन मोर हॉलिडे थोड़ा अपना अपने जो पेंडिंग काम है वो इसी इन्हीं दिनों में फिक्स हो जाते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीक। जैसे कि आप जानते हैं सर, इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आप रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी जो आपके साथ गुज़री है और आपने उसको फेस किया है, कराची से कनाडा तक का सफ़र। तो क्या सोच आ गई आपके दिमाग में कि आप पाकिस्तान को छोड़ दें? और इससे रिलेटेड हमारे कुछ सवालात हैं, ऑडियंस जानना चाहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि वो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं पर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। कोई कुछ लोग वेबसाइट से ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। तो इस पॉडकास्ट का मतलब ही ये है कि हम उनको आसान अल्फ़ाज़ में जो है वो ये डिटेल दे सकें कि वो कैसे आ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि कैस ये सोच कैसे आ गई आपके दिमाग में कि कराची और पाकिस्तान आप छोड़ दें और कनाडा मूव हो जाएँ? सबसे पहले तो सोच तो बचपन से थी लाइक बचपन से ही ये दिमाग में था कि कभी ना कभी अब्रॉड सेटल होना है और दुनिया देखनी है दुनिया घूमनी है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी को आप बचपन से पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं। नहीं पाकिस्तान से तंग नहीं बट दुनिया घूमने का शौक जो होता है ना मोस्टली काफी सारे लोगों को होता है तो मुझे भी था लेकिन कभी कभी आई डिड नॉट पुट मच ऑफ अ वर्क इनटू इट मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था आई वाज डूइंग अ जॉब इन कराची फॉर लाइक पास्ट 6 years इन एन आईटी कंपनी वहाँ पे मेरा एक कोलीग था दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरा कोलीग था उसने ही फाउंड आउट अबाउट कनाडा एंड एक्सप्रेस एंट्री और उसको लगा कि हमारा हो सकता है एंड देन ही टोल्ड मी ऑफिस में ही बैठे हुए थे नहीं, हम यहाँ लोग यहाँ और यहाँ आप क्लियर मुझे कर दें, ऑफिस में हमारा हो सकता है। क्या हो सकता है वो आप क्लियर कर दें। बहुत कुछ हो सकता है हमारा। हमारा एज इन हमारा हमारी पीआर हो सकती है कनाडा की डायरेक्टली तो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी उस वक्त मेरे लिए सरप्राइजिंग था लेकिन उसने मुझे बोला कि चलो चलते हैं किसी एजेंट से पूछने चलते हैं ड्यूरिंग ऑफिस ब्रेक तो मैंने उसको बोला नहीं यार तू जा मैं देख लूंगा खुद ही ये सॉरी आई एम कटिंग तो यू इन द मीनवाइल बिकॉज़ आई हैव क्वेश्चंस इन द माइंड। ये कब हम्म किस दौर की आप बात बता रहे हैं? कौन सा ईयर आप बता रहे हैं? दिस इज 2019 का स्टार्ट या फिर 2018 का एंड तब उसने मुझे ये बताई बात और उसने बोला कि चलो चलते हैं और मैंने सीरियस नहीं लिया मैंने बोला नहीं यार तू जा मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में बिजी था मैं तो वो चला गया और वो कोई 1 घंटे बाद आया और फिर उससे थोड़ी बहुत बात हुई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसने बोला कि हाँ मैंने कुछ पूछा है अब मैं खुद ही करूंगा अप्लाई मैंने बोला ठीक है सही है तो वो करता रहा मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया और जब उसने अप्लाई कर लिया फाइनली और उसको इनवाइट आ गया इनविटेशन टू अप्लाई जो कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है जब उसको आईटी आ गया तो मुझे उसने बताया कि मुझे आईटी आ गया है। तब तब आई थॉट कि ओके दिस इज समथिंग सीरियस मतलब मेरे साथ मेरा कॉलीग है हम दोनों की प्रोफाइल सेम है तो उसको जब आईटी आ गया है तो मेरे लिए भी आसान होगा तो ओनली देन आई डाइव इनटू इट उसका 2019 में आईटीए वगैरह सब कुछ आ चुका था और मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था काम अपनी प्रोफाइल पे तो इस तरह से वो जर्नी शुरू हुई एंड विद इन 1.5 years मेरा पासपोर्ट जो है वो स्टैंप होके आ गया था। ये तो हम डायरेक्ट जंप करते हुए आ गए कि पासपोर्ट पे स्टैम्प बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। आप ख्वाब को इस तरीके से चूर ना करें, लोगों को आप रास्ता बताएं कि
यहाँ तक तो हमें बात की, आपके फ्रेंड से आपकी बात हुई और एक डिस्कशन हुआ, जैसे होटल पे बैठ के वहाँ होता है कि भाई आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। तो वहां से आपको पता चला कि भाई मैं हमारी पीआर हो सकती है, हम परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं किसी कंट्री के। पीआर क्या होती है और ये कैसी इमिग्रेशन होती हैं? एफएसपीडब्ल्यू का एक बड़ा नाम आ रहा है मार्केट में, और पीएनपी लोग बड़ा सुन रहे हैं इस बारे में, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि ये असल में ये चीजें हैं क्या। कनाडा की इमिग्रेशन जो है उसके कुछ सर्टेन पाथवेज हैं। उन उन पाथवेज में एक पाथवे है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स, जिसमें आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं और आपका एक जनरल ड्रॉ होता है एफएसडब्ल्यू का, जिसमें कोई ऑक्यूपेशंस की रिक्वायरमेंट्स की लिमिटेशंस नहीं होती, बस स्कोर स्कोर बेस्ड होता है वो। एफएसडब्ल्यू कहलाता है, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स। इसके अलावा होता है, हर प्रोविंस का अलग अलग एक नॉमिनेशन सिस्टम होता है जिसको प्रोविंशियल नॉमिनेशन सिस्टम कहते हैं, पीएनपी। तो प्रोविंसेस में आप तब जाते हो जब आपका स्कोर कंसिडरेबली लो हो और आपको एफएसडब्ल्यू में इतना ज़्यादा चांस नज़र ना आ रहा हो, तो यू डाइव इनटू प्रोविंशियल नॉमिनेशन। आप देखते हो कि किस प्रोविंस में आपकी ऑक्यूपेशन, अच्छा आपकी जो ऑक्यूपेशन है उसको, उसका एक टर्म है एनओसी, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड। तो हम पूरी थ्रू आउट द पॉडकास्ट एनओसी वर्ड यूज करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि दैट इज फॉर योर ऑक्यूपेशन, जो कि आपको सर्च करके ढूंढना पड़ता है कि आपने जो काम किया, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका एनओसी कोड क्या है। तो चलो, हाँ, मेरा एक सवाल है आपसे, नॉक का ताल्लुक आपकी पढ़ाई से भी होता है? इन सम केसेस होता है, बिकॉज कुछ कुछ नॉक के जो ऑक्यूपेशंस हैं वो सर्टिफिकेशन बेस्ड होते हैं। तो जैसे कुछ इंजीनियरिंग सिस्टम्स होते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी उनकी पढ़ाई भी वैसी ही होना ज़रूरी होती है। दे नीड टू हैव अ बैचलर्स इन सर्टेन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, अगर वो उस इंजीनियरिंग के एनओसी पे हैं। तो ये हर जगह पे लिमिटेशन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू योर एनओसी होती है। जैसे मेरा एनओसी मार्केटिंग था, तो इट डिड नॉट आस्क मी टू हैव a BBA or an MBA in marketing. It just had to ओके। be a master's program from any field. तो ये आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है, जो आपको हर फील्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यू हैव टू रिसर्च अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो उस एनओसी के हिसाब से आपके प्रोविंसेस में नॉमिनेशंस होते हैं, उसका स्कोर कंसिडरेबली लो होता है इफ यू कंपेयर इट टू फेडरल स्किल्ड वर्कर्स। लेकिन आजकल वो भी हाई हुआ हुआ है, लेकिन यू डोंट हैव टू लूज होप, लेकिन कभी ना कभी तो लो होगा ही। लेकिन पीएनपी में हमेशा से यही ट्रेंड रहा है कि एफएसडब्ल्यू से कम ही स्कोर होता है, विच इज वाई पीपल प्रेफर। और पीएनपी में एक ये लिमिटेशन होती है कि आपको जिस प्रोविंस से इनवाइट आया है, यू हैव टू लैंड देयर एज वेल। तो आपको एक रिक्वायरमेंट है कि आपने वहां लैंड करना है और आपने वहां 2 साल स्पेंड करने हैं, क्योंकि आपको उस प्रोविंस ने नॉमिनेट किया है टू फिल अप दैट गैप दैट दे हैव। वो एक सर्टेन ऑक्यूपेशन का गैप फिल करने जा रहे हो आप। जो मैं समझा हूँ, जो लोग भी समझ रहे हैं कि एफएसडब्ल्यू में जो लोग जा रहे हैं तो वो कनाडा में कहीं पर भी जा सकते हैं। जो लोग पीएनपी में जा रहे हैं, जो प्रोविजन नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, तो आप भी बता रहे हैं कि उनको स्पेसिफिकली जिस प्रोविंस ने उनको नॉमिनेट किया है वहां उनको 2 साल गुजारने पड़ेंगे। यस, एग्जैक्टली। तो तो 2 साल में पीपल अगर कोई पीपल जाना चाहे इधर से उधर। या पीपल फाइंड वेज टू गेट आउट, बट दैट इज लाइक लीगली नॉट प्रेफरेबल। क्योंकि समटाइम्स होता है कि इफ यू गो टू अ प्रोविंस जहाँ से आपको नॉमिनेशन मिला है, आपको जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसे प्रोविंसेस भी होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहाँ पे बिजनेसेस भी जाहिर सी बात है बहुत कम होंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी जाहिर सी बात है बहुत कम होंगी। वहाँ का वेदर कैसा होगा वो भी आपको देखना है। तो अगर आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, तो यू हैव एन ऑप्शन टू मूव आउट, बट दैट इज हाईली नॉट प्रिफर्ड। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यानी कि जॉब नहीं जुगाड़, मिल रही है आपको, तो जुगाड़ यू में आर आप एबल जा टू डू दैट। सकते हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल। तक हमें बात समझ आ गई कि एफएसपीडब्ल्यू जो है वो आप, उसका स्कोर भी ज्यादा है, क्योंकि हम्म मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपको ये दे रहा है कि आप कनाडा में कहीं पर भी जा सकते हैं। उसका हम्म। स्कोर भी ज्यादा है। और उसमें तो उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है, तो इसलिए स्कोर कंपटीशन के हिसाब से बेस बेस करता है। जितने जितने ज्यादा लोग पूल में होंगे विथ मैक्सिमम स्कोर्स, तो स्कोर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। जब ड्रॉज ज्यादा होते जाएंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते जाएंगे, पूल से लोग कम होंगे, तो स्कोर कम कम होगा। उसका एक ट्रेंड है, जो कि आप जब व्हेन यू डाइव इनटू दिस, तो आप वो ट्रेंड खुद ही समझ जाते हो। ये बताएं कि ये जो आप स्कोर की एक बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि लोगों का ये सवाल हो सकता है
कि स्कोर को वो कैसे कैलकुलेट करके हम छक्के मार के चौके मार के स्कोर बना लें, या हम कैसे स्कोर बना अच्छा, सकते हैं, ये बताएं। तो आपका जो स्कोर है दैट कंप्राइजेज ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, जिसमें आपकी एज आती है, आपकी एजुकेशन आती है, आपका एक्सपीरियंस आता है, और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आती है। और अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच प्रोफिशिएंसी भी आती है उसमें। सर इधर दैट लोगों इज को वन ऑफ द इंग्लिश बड़ी वेज मुश्किल से यू आ कैन। रही है, फ्रेंच कैसे आएगी सर? बहुत सारे लोग कर रहे हैं इन पाकिस्तान एज वेल। फ्रेंच लर्निंग सेंटर्स पे उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। दे आर लर्निंग फ्रेंच टू जस्ट टू इंक्रीज देयर पॉइंट्स फॉर कनाडा। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लेकिन लोग कर रहे हैं। इससे कितना फर्क पड़ सकता है, आप ये बताएं, मतलब कि अगर कोई बंदा इंग्लिश uh, भी है और फ्रेंच भी है तो क्या फर्क पड़ सकता है इसमें? एग्जैक्ट पॉइंट्स तो मुझे अंदाजा नहीं है, बिकॉज आई डिड नॉट लुक इनटू इट पर्सनली। लेकिन काफ़ी फ्रेंच से आपको आई आई एम अज्यूमिंग कि 20 to 30 पॉइंट्स का फर्क आता है, इफ़ यू आर, अगर आप बेसिक लेवल भी अचीव कर जाओ अपने फ्रेंच लैंग्वेज का। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अ गुड score in IELTS as well. At least CLB 9. CLB 10 is preferred, but at least CLB 9. भी 9 ये एक टर्मिनोलॉजी है कि इतना आपने कोई स्कोर लेना? या ये कैनेडियन, ये कह लें बेंचमार्क है या यूनिट है, CLB, जिसमें आपका लिसनिंग में 8 होना चाहिए, बाकी सारे मॉड्यूल्स में 7 होना चाहिए। तो दैट कंप्राइजेस, मतलब दैट मेक्स इट टू CLB 9। सही, तो हम चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ के आपके दोस्त से बात हुई, आपने डिसाइड किया, या रिसर्च की, एफएसपीडब्ल्यू लोगों को समझ आया कि भाई एफएसपीडब्ल्यू क्या है, पीआरपी पीएनपी सॉरी क्या है। तो आपने फिर उसकी प्रोफाइल, उसकी जो स्टेप्स हैं वो कैसे आपने की? हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्योंकि आपको अपनी एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं वो वेरीफाई करवानी होती हैं फ्रॉम कनाडा, विच टेक्स टाइम। तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट ऐसे किया कि मैंने एचईसी से अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाई, और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री की जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, अटैच करवा के, और सील्ड एनवेलप में आपने एक एजेंसी एजेंसी को भेजनी होती है। वो एजेंसी आप खुद चूज़ करते हो कि आपके डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सी एजेंसी सबसे कम टाइम ले रही है, कौन सी एजेंसी का एक्सेप्टेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है। उसमें आई गेस 3 एजेंसीज़ हैं, IQAS, WES एंड CES। आई चोज़ CES क्योंकि उस टाइम के हिसाब से CES वाज़ द वन दैट वाज़ टेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपको ये वो या एजेंसीज तो नहीं है ना जिन जो आप और मैं सोच रहे, जो आजकल तो वो नहीं, नहीं, एजेंसियां वो तो नहीं नहीं। है, उससे तो उससे हम दूर हैं। आपकी या डिग्रीज को वेरीफाई करते हैं, आपको वेरीफाई नहीं या करते, लेकिन आपकी डिग्रीज को वेरीफाई करते या दे ओनली वेरीफाई योर डिग्रीज एंड दे गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी कि आपकी डिग्री जो है वो कनाडा में उसकी क्या इक्विवेलेंसी है, उसको क्या कंसिडर किया जाएगा। इधर आपके पास हो सकता है आपके पास 2 इयर्स बैचलर्स हो और आपने 2 इयर्स मास्टर्स किया हुआ हो, जो कि पाकिस्तान में होता है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके पास ऐसी डिग्री होगी तो दैट विल बी अ 4 इयर्स बैचलर इक्विवेलेंट। तो आपको वो एजेंसी जो है वो 4 इयर्स बैचलर का इक्विवेलेंसी देगी। तो आप जब अपनी प्रोफाइल में 4 ईयर बैचलर की इक्विवेलेंसी डालोगे तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू अगर आप मास्टर्स डालो। तो अगर आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिलेगी वहां से तो आपका स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। इफ़ यू आर PhD तो आपको स्कोर और ज़्यादा मिलेगा। हैं। जिन्होंने बैचलर्स कराची में ही किया हुआ है, मास्टर्स नहीं किया हुआ, और वो इक्विवेलेंसी करवाते हैं, तो उनका बैचलर्स कॉलेज में आ जाएगा। नहीं, उनका बैचलर्स 4 ईयर बैचलर्स में आएगा अगर आपने 4 इयर्स बैचलर किया हुआ है। अगर आपने 2 इयर्स बैचलर किया हुआ है तो दैट इक्वल्स टू डिप्लोमा। तो यानी कि आप डिप्लोमा का बीकॉम अलग की बात स्कोर कर रहे हैं कि बीकॉम अगर है। किसी ने किया हुआ है तो। या डिप्लोमा का अलग स्कोर है, बैचलर्स का अलग स्कोर है, 4 ईयर बैचलर का अलग स्कोर है, एंड मास्टर्स का अलग स्कोर है। इसके अलावा 2 और मोर डिग्रीज भी होता है टर्म, जो कि मेरे ख्याल से 2 ईयर बैचलर और 2 ईयर मास्टर्स का होता है, तो उसका अलग स्कोर है। तो इस तरह से कैटेगरीज बनाई हुई है उन्होंने, जिसपे आप CRS कैलकुलेटर पे, जब आप CRS कैलकुलेटर पे जाओगे ना गूगल पे, तो आपको वो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो उसमें मास्टर्स पे क्लिक करेंगे आप तो आपका स्कोर कुछ अलग बनेगा। अगर आप बैचलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कुछ अलग बनेगा। यू कैन ट्राई, अपनी पॉसिबिलिटीज आप ट्राई करें और देखें आपका स्कोर कितना बनता है। दैट इज द दैट इज वेयर यू स्टार्ट। और फिर आप एम करते हो कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे आईएल्स में कितना स्कोर अचीव करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप
आइल्स में हर मॉड्यूल में अलग अलग स्कोर टाइप करके देखो आपका स्कोर कितना बनता है, यानी कि तो आपसे अगर यू टारगेट। किसी का लिसनिंग में ज्यादा आ रहा है, स्पीकिंग में हम्म। कम आ रहा है, तो वो उस हिसाब या से वेरिएट कर सकता है उसके एट्रीब्यूट्स को यस, और पता हर लगा सकता हर है कि मेरा हर स्कोर कितना है। या हर मॉड्यूल के हिसाब से यू इधर लूज पॉइंट्स और यू गेट पॉइंट्स। सबसे पहला स्टेप मेरे हिसाब से तो यही है जो मैं समझा हूं अभी तक आपकी बात। सबसे पहला ये, उसके बाद अगर आपने प्रोसेस शुरू करना है तो यू स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग योर डिग्रीज वेरीफाइड। यू हैव टू, आपने एचईसी से सर्टिफाई कर अटेस्ट करवानी है, एंड देन यू हैव टू सेंड देम टू एन एजेंसी दैट यू चूज। अपनी डिग्री के हिसाब से यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके जैसी डिग्रीज वाले हैं। यू यू हैव टू कनेक्ट विद देम एंड सी कि उन्होंने कौन सी एजेंसी चूज की और क्यों की। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, ताकि आपको पता हो आप क्या कर रहे हो। यू आर नॉट जस्ट चूजिंग एन एजेंसी जस्ट बिकॉज you know about it. You have three options. You have to choose wisely. सबसे कम जो टाइम ले रही है, सबसे अच्छा एक्सेप्टेंस रेशियो जिसका है वो आप चूज करें एंड जस्ट गो फॉर इट। आपने अपनी डिग्रीज भेज दी, देन यू जस्ट वेट यहाँ एंड पे योर। मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या आपने कोई नहीं, स्कैन डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं? नहीं, आप जब एचईसी से अटेस्ट करवाते हो तो यू गेट योर ओरिजिनल डिग्रीज अटेस्टेड और साथ में फोटो कॉपीज, कलर फोटो कॉपीज अटेस्टेड। ओके। कलर फोटो कॉपीज, आपकी फोटो कॉपीज तब तक अटेस्ट नहीं होती जब तक आपकी मेन डिग्री अटेस्ट ना हुई हो, तो आपको दोनों साथ में अटैच करवानी पड़ती है। और दोनों की अलग अलग फीस भी होती है। ओरिजिनल की फीस अलग होती है, फोटोकॉपी की अलग होती है। तो ओरिजिनल के साथ आपकी फोटोकॉपी अटेस्ट होगी और वो फोटोकॉपी आप एचएससी वालों को बोलोगे कि यू हैव टू पुट देम इन अ सील्ड एनवलप। वो आपको खुद ही एनवलप में डाल के सील करके देंगे और वही सील्ड एनवलप आप अ, भेजोगे अपनी एजेंसी को। यानी एजेंसी कि से आप रजिस्टर यहाँ पे करवाओगे ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं मांगता आपसे। किसी को भी देने की जरूरत नहीं है कभी। और जब आप एजेंसी से रजिस्टर करते हो, फॉर एग्जांपल सीईएस से करते हो आप, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, अपनी डिटेल्स डालोगे, नाम वगैरह, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका एड्रेस एक्सेट्रा, और वहाँ पे उनकी फीस पे करोगे आप। दैट इज वो अराउंड, आई आई थिंक $200 होती है। डोंट कोट मी ऑन दिस, बट वो आपको जब आप लेटेस्ट जाओगे वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगी कितनी फीस है। तो वो फीस आप पे करते हो, देन वो आपको ईमेल एड्रेस पे, आपके ईमेल एड्रेस पे डिटेल्स भेजते हैं कि आपने अपनी डिग्रीज वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ इस एड्रेस पे भेजना है। आपने वो डीएचएल कर देना है उनको और वो पहुंच जाना है उन्होंने, और वो वापस आपको कुरियर के थ्रू ही आपका सर्टिफिकेट आपको भेजेंगे। और आपको साथ में ईमेल पे भी दे देंगे। ईमेल पे जल्दी आ जाता है, कुरियर वाला बाद में आता है। तो जैसे आपको आपके ईमेल में आ जाती है इक्विवेलेंसी, आपको पता चल जाता है कि आपको उन्होंने क्या इक्विवेलेंसी दी है, मास्टर्स दी है या उन्होंने बैचलर्स दी है या उन्होंने 2 और मोर डिग्रीज दी है। फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल में डालते हो। और वाइल यू आर वेटिंग फॉर दिस, जब आप अ, अपनी डिग्रीज वेरीफाई करने के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि वो कनाडा जाती हैं तो 1 महीना 2 महीने लगते हैं। तो आइडियल। हाँ, यही मेरा सवाल था यहाँ पे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कितना टाइम यहाँ लग जाता है और इस दरमियान में जो कैंडिडेट है उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए या उसको सिर्फ वेट ही करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब मैं कर रहा था तो 3 महीने लगते थे। अब मेरे ख्याल से सिर्फ 1 महीना लगता है। तो जब वो 3 महीने थे मेरे पास, तो मैंने उस 3 महीने के दौरान ही अपना आइल्स बुक किया था और मैंने आइल्स का एक अटेम्प्ट दे दिया था। तो आइडियल यही है कि आप जब वेट कर रहे हो तो जस्ट अपीयर फॉर योर आइल्स, और ताकि आपको पता चल जाए कि आपका स्कोर क्या आता है, और वो स्कोर आप यूज कर पाते हो या नहीं, या आपने री अटेम्प्ट करना है आइल्स। यानी कि आपकी तो सजेशन ये आपका। है कि अगर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए या अपनी हम्म। जो है वो इक्विवेलेंसी के लिए, तो उस मीन वाइल उसमें आप अपने आइल्स की तैयारी करें जो 2-3 या महीने, और टेस्ट अटेम्प्ट करें उसको। तो ये प्रोफाइल उसी दरमियान में बना या लें या उसके बाद बनाएं? प्रोफाइल आपकी बनती है जब आपके पास आपकी डिग्री की इक्विवेलेंसी आ जाए और आपके हाथ में आपका आइल्स का सर्टिफिकेट हो। जैसे ही दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, यू आर एलिजिबल टू मेक योर प्रोफाइल ऑनलाइन सीआईसी की वेबसाइट पे। इससे तो पहले ये आप दोनों चीजें प्रोफाइल नहीं आपको बना चाहिए। सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि आपको स्टूडेंट नंबर डालना होता है अपनी इक्विवेलेंसी का, जो कि आपके इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। एंड देन आपका आइल्स का सर्टिफिकेट का नंबर डालना होता है। So after you get your equivalency and या your IELTS exam, then you can create a profile. Okay, okay. या So once you फिर चाहे created the कितना भी profile, स्कोर हो, फिर चाहे आपका कितना भी स्कोर हो,
आप प्रोफाइल, आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, आप प्रोफाइल बना दो, ताकि इन केस कि किसी पीएनपी में आपकी एनओसी की डिमांड हाई हो जाती है एकदम से, क्योंकि कनाडा का कुछ नहीं पता, कभी इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती है। तो प्रोफाइल बनाने मैं जो समझा हूँ आपकी बात, प्रोफाइल बनाने का ये मतलब होता है कि आपकी एंट्री पूल में हो गई ऑटोमेटिक। आप जब प्रोफाइल कंप्लीट बनाते हो, आप उसमें सारी डिटेल्स डालते हो अपनी, और आपको वो ऑफिशियली स्कोर असाइन कर देता है कि आपका इतना स्कोर है, और आप इतने स्कोर से इस पूल में बैठे हुए हो। फिर अगर आपका स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा हुआ प्रोफाइल तो क्रिएट करने के आपको, बाद। या फिर जो ड्रॉज होते रहते हैं, ड्रॉज होते हैं ऑलमोस्ट एवरी अदर वीक। फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के तो जो नॉर्मल ट्रेंड है, जो नॉर्मल, अगर वो डिले ना करें, तो ये है कि आप एवरी अदर वीक वो वेंसडेज को ड्रॉ करते हैं, एवरी अदर वीक। यानी कि महीने में लेकिन 4 दफा ड्रॉ हो रहे हैं। नहीं नहीं, 2 दफा, एक वीक छोड़ के, वीकली, बाई वीकली। या ओके। बाई वीकली। तो ये एक ट्रेंड था जो कि पहले चलता था, लेकिन फिर कोविड के बाद सारा सिस्टम जो है वो ऊपर नीचे है, तो अब उनकी मर्जी के हिसाब से होता है, लेकिन होता जब भी है वेंसडे को होता है। तो बुध को जो है वो ड्रॉ होते हैं। और प्रोफाइल बनने के, प्रोफाइल में और क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि आपने सिर्फ एक्लुएंसी करवानी है और आइल्स देना है, उसके बाद आप कनाडा चले जाएं। ये दोनों चीज़ें आपके आपके लिए मैंडेटरी हैं टू क्रिएट योर प्रोफाइल। और बाकी आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपने प्रूव नहीं करनी होती वाइल यू आर मेकिंग योर प्रोफाइल। मतलब आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है टू मेक योर प्रोफाइल अदर देन दीज टू। बाकी आप अपनी ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टली अपनी प्रोफाइल बनाते हो कि मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, और मैं इस एरिया में रहता हूँ, और आपकी पर्सनल हिस्ट्री होती है पास्ट 10 ईयर्स की, कि आप कहाँ कहाँ रहे हो, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है, और पास्ट 10 ईयर्स में आपने किया क्या क्या है, कौन, जहाँ आपने जॉब किया वो डालोगे, आपने आपने कहीं ट्रैवल किया वो डालोगे, आप आपने एड्रेसेस चेंज किए हैं आप वो डालोगे कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं यहाँ रहा था। और ये जो 10 ईयर्स की हिस्ट्री होती है, इसमें आपने बहुत ख्याल रखना होता है कि इसमें एक भी दिन मिसिंग ना हो, कि एक भी दिन ऐसा ना हो उस हिस्ट्री में जिसमें एजेंट को पता ना चले कि आप कहाँ थे और आप क्या कर रहे थे। तो तो आपने यहाँ, सारा गैप फिल करना होता है पास्ट 10 ईयर्स का। तो अगर किसी, अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई गैप है, तो वो क्या हम्म। कर सकता है इस सिचुएशन में? वो फिर प्रोफाइल आउटराइट रिजेक्ट हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है, और फिर आपने दोबारा से अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। यानी कि अगर किसी का कोई गैप है। और गैप, नहीं गैप, अच्छा हाँ सॉरी, मैं गैप को क्लियर कर दूं। गैप का मतलब है कि आपने कोई डेट्स मिस कर दी। गैप का मतलब ये नहीं कि आप फारिग बैठे हुए थे, आपने जो करना, आपने जो किया वो किया, आप फारिग बैठे हुए थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आपने बस गैप कवर करना है डेज का, कि इस, अगर आपने कुछ, आप ना कॉलेज में थे, आप ना यूनिवर्सिटी में थे, आप ना जॉब कर रहे थे, बस आप एक घर में रह रहे थे, तो आपका वो पीरियड भी कवर हो रहा होगा कि इस डेट से इस डेट तक मैं अनएम्प्लॉयड था और मैं घर में रह रहा था। आपने डेट वाइज अकॉर्डिंग जो एक्शन है वो बताना है, वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपने ये याद रखना है। आपने उसमें एड्रेसेस डालने होते हैं कि इस दिन से इस दिन तक मैं इस एड्रेस पे रह रहा था, और बाद में मैं वहां रह रहा था। फिर आपने जब ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है कि ये जो भी आप प्रोफाइल में डाल रहे हो अभी, ये आगे जाके आपको प्रूफ करना है अगर आपको इनवाइट आ गया, तो ये चीज माइंड में रखनी है आपने। अच्छा, यानी कि जो जो क्योंकि आप आपको, लिख रहे हाँ, हैं, डाल या रहे हैं उसके अंदर, ये सब आपने आगे जाके प्रूफ भी करना है। ये आगे जाके आपको प्रूफ करना है अगर आपको इनवाइट आ गया, क्योंकि आपने आगे जाके पुलिस सर्टिफिकेट भी बनवाने होते हैं। ये क्या आपने, चक्कर है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक दो चीज हो गई, वो आपका आइल्स हो गया, आपकी इक्विवेलेंसी हो हम्म, गई, आपकी ये डेट्स हो गई 10 साल की। या इसके अलावा कुछ या रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दें, ताकि पहले हम रिक्वायरमेंट्स को एक जगह गैदर कर लें। पहले तो ये देखें ना कि आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि मैंने बताया आपको। उसके अलावा आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाओगे बेस्ड ऑन योर ऑनेस्टी, कि मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ पढ़ा हूँ, क्या मेरी मैट्रिक कहाँ किया मैंने, और मैंने इंटर कहाँ किया, मैं कॉलेज कहाँ गया था, और मैंने यूनिवर्सिटी कहाँ गया था। ये सारी आपकी प्रोफाइल जो भी होती है ना नॉर्मल, आपने काम कहाँ कहाँ किया है, किस डेट से किस डेट तक पोजीशन क्या थी आपकी,
और सैलरी क्या थी आपकी, ये सारी चीज़ें आप फिल करते हो। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। इसके अलावा जब आपको आईटी आ जाता है तो यू नीड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको इन दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपकी इक्विवेलेंसी, आपका आइल्स, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है लास्ट 10 ईयर्स का, और आपकी आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और बैंक स्टेटमेंट जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है वो चाहिए होती है। और आपका वर्क एक्सपीरियंस का जो लेटर है वो चाहिए होता है, जो कि काफ़ी डिटेल्ड होता है कनाडा में। कनाडा की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको एक डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस का लेटर बनवाना होता है, जिसमें आपकी ड्यूटीज मेंशन होनी चाहिए। ईच एंड एवरी ड्यूटी दैट यू आर डूइंग वो सारी मेंशन होनी चाहिए, हर रोल के हिसाब से, अगर आपके रोल्स चेंज हुए हैं, क्योंकि वो आपको मैच करेंगे। आपने जो एनओसी सेलेक्ट किया था प्रोफाइल बनाते हुए, वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से मैच करेंगे कि वाकई में इसका ये एनओसी बनता भी है या नहीं, या इसने ऐसे ही डाल दिया। तो वो सारा आपका बाद में चेक होता है। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी सैलरी स्लिप्स भी जो कि आपको वर्क एक्सपीरियंस को प्रूव करती हैं, वो चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी प्रोफाइल में आपसे चीज़ें वो पूछेंगे ना, उसका आपको आगे जाके आईटीएम में प्रूफ देना होता है बेसिकली। अच्छा, तो ये तो हो गई सारी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पैसों का आपने ज़िक्र किया कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो हम्म। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ़ होनी चाहिए या उसमें कोई पैसे-वैसे भी होने चाहिए? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है सिंगल बंदे की, हर इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। इफ़ यू आर सिंगल देयर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट, इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आप मैरिड और आपका एक बच्चा है तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। दो बच्चे हैं तो इसी तरह से चलती जाती है, वो आपको वेबसाइट पे स्लैब्स मिल जाएंगे। सिंगल सिंगल की जो रिक्वायरमेंट थी, जब मैं कर रहा था तब $12,960 थी, कैनेडियन डॉलर्स। लेकिन उसके बाद आई गेस 13,310 कैनेडियन डॉलर्स थी। उसके बाद चेंज हुई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक अभी करंटली 13,000 कैनेडियन डॉलर्स, 13,310 कैनेडियन डॉलर्स है टू बी एग्जैक्ट। जो कि आप चेक कर सकते हैं इफ इट्स चेंज मुझे पता नहीं है। चेंज मुझे पता नहीं है। $13,000 हम्म। आपने साथ दिखाने हैं या इसको लेके जाने या हैं? ये आपके बैंक में आप आपके एक्सेस में होने चाहिए। दिस इज नॉट अ फ्रोजन अकाउंट और समथिंग, जैसे जर्मनी में होता है या कहीं और होता है। ये आपके पैसे फ्रीज नहीं होते कहीं भी। बट वाइल व्हेन यू आर अप्लाइंग, जब आपको आइडिया आ जाए और आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ अप्लाई करने के लिए फाइनली, तो आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। मतलब पास्ट 6 मंथ्स का एवरेज बैलेंस इतना होना चाहिए। अगर पास्ट 6 मंथ्स का एवरेज बैलेंस इतना नहीं है और आप किसी से पैसे ले रहे हो, तो यू टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, और आप गिफ्ट डीड बनवाते हो। टेस्टेड गिफ्ट डीड होती है, जो कि ऑफिशियल स्टैम्प पेपर पे होती है। और स्टैम्प पेपर आपको मेरे ख्याल से कराची में तो सिविक सेंटर में मिलता है, और आप जिस सिटी में हो उस हिसाब से तो आपने स्टैम्प पेपर बनवाना है, जिसमें आपकी एक गिफ्ट डीड का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा ऑनलाइन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ग्रुप पे। मुझे ट्रांसफर किए हैं, मेरा अकाउंट हाँ, नंबर ये इसमें है। इसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो सारी तेरह डिटेल्स आ हजार जाएंगी। को अगर आज आज हम अगर देखें, तो तेरह या हजार को आज अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ये कुछ बन जाते हैं कोई 30-32 लाख रुपए बन जाते हैं। 30 लाख रुपए या 30-32 लाख रुपए जो हैं वो आपको चाहिए। अच्छा, ये क्लियर कर दें जरा कि ये लेकर भी जाने होते हैं या ये सिर्फ शो ही कराने होते ऑफिशियली तो आपने ये लेके जाने कनाडा, बिकॉज दीज आर योर सेटलमेंट फंड्स। हैं? मेरे हिसाब से तो फिर ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई ना। यानी या इससे पहले जो आप हमने जो डिफाइन किए हैं कि आइल्स है और मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो बंदा अपनी जेब ही देख ले, तो सब कुछ हाँ। करवाने की जरूरत ही नहीं है। यस हाँ। ऐसा नहीं देंगे। आप मुझे बताएं कि आप बनिस्बत इसके कि बंदा पहले आइल्स दे और वो इक्विवेलेंस के लिए भेजे, मेरे हिसाब से तो बंदा पहले अपना बैंक ही देख ले। क्या कहते या हैं? या वो तो जाहिर सी बात है क्या, क्योंकि कनाडा इज एन एक्सपेंसिव कंट्री। आप अगर पाकिस्तान, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो। आप कैसे आ गए फिर? आप अगर ये एक्सपेंसिव है तो हम्म, आपने ये क्यों डिसाइड कर लिया कि भाई मैं चला जाता हूँ तो एक्सपेंसिव ये? उनके लिए कुछ बताएं कि जिनके पास अगर 32 लाख रुपए नहीं है वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? वहां वो अदालत में पीटे जाके, वो क्या करें, वो चोरी करें, वो क्या करें, उनके बारे में कुछ बताएं। देखें, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है ना। अब मैं पाकिस्तान में था, मैं कराची में था। मैं एक ही कंपनी में 6 साल से जॉब कर रहा था, और 5 साल से उस वक्त। तो
तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, लेकिन जब आई गॉट इनटू इट तो वसीले बनते गए, अल्लाह ताला ने वसीले बनाए, मेरी फैमिली ने हेल्प किया बहुत सारा। मेरी सपोर्ट मेरे बहन और भाई भाई थे। तो हर कोई अपने हिसाब से देखता है चीज़ें। मैं खुद तो ऐसा सच नहीं था कि मेरे पास इतने पैसे हों, इतनी सेविंग्स हों, क्योंकि आप कराची में खास तौर पे जॉब, पाकिस्तान में जॉब कर रहे हो तो आप एंड टू एंड चल रहे होते हो मोस्टली, एंड टू एंड उसमें चल रहे से होते भी हो मोस्टली। उसमें से भी जो मेहमान आके जो ले जाते हैं वो भी तो आपका हम्म। नुकसान है ना। या। अब एक बंदे की ₹1,00,000 सैलरी है तो 50,000 का तो उसका महीने का नुकसान है कराची के अंदर। या। तो मेहमान आके अच्छा, ले यहाँ जाते पे हैं। यहाँ पे ये बताएं कि पीएनपी में भी इतने खर्चा है, 32, 30, 35 लाख रुपए। पीएनपी, टू बी ऑनेस्ट पीएनपी पे मुझे आप कोट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद पीएनपी का कभी रुख नहीं किया, तो मैंने, मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं है इस पे। लेकिन पीएनपी की नॉमिनेशन जब आपके पास आती है तो आप, नॉमिनेशन इस तरह वर्क करती है कि आपको नॉमिनेशन हुई, आपका आप पूल में चले गए एफएसडब्ल्यू के, और आपको नॉमिनेशन मिली, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, वो फिर आपकी नॉमिनेशन अप्रूव करते हैं। जब नॉमिनेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको वो स्कोर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो आपका स्कोर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है एफएसडब्ल्यू की प्रोफाइल में। फॉर एग्जांपल, पीएनपी, ओंटारियो की पीएनपी आपको नॉमिनेट कर रही है, तो आपका 600 स्कोर प्लस हो जाएगा, आपके जितना भी स्कोर है उसमें। तो जब 600 प्लस हो जाएगा तो आपको अगले एफएसडब्ल्यू की ड्रॉ में इनवाइट आना ही आना है। तो वो अच्छा रिक्वायरमेंट सारी सेम हो जाती हैं वहां से। अच्छा, ये बताएं कि ये स्कोर कितना होना चाहिए। ये जो हम अभी इतनी देर से मैं सुनता आ रहा हूँ आपसे कि स्कोर है एक हम्म। लगा के जो आप बना रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए। हम्म। ये 200, 300 पे या 50, 100 पे काम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो 500 में चल रहा है। अभी रिसेंटली 500 से नीचे गया भी था, लेकिन 500, आई थिंक लास्ट ड्रॉ जो है वो एग्जैक्टली 500 पे आया है। और 500 एक एवरेज पाकिस्तानी जस्ट लाइक मी, मुश्किल है काफ़ी, क्योंकि मेरा अपना स्कोर 469 था जब मैं आया। तो 2019 तो अगर में मैं क्या स्कोर था। 2019 में वेरी कर रहा था काफ़ी, क्योंकि 2019 इज द टाइम जब स्कोर बढ़ना शुरू हुआ था एग्जैक्टली। क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी सारे अवेयरनेस आ गई थी, काफ़ी सारे लोग अप्लाई करना शुरू हो गए थे, और मतलब जिनके ज़्यादा स्कोर्स थे। तो दैट वाज द टाइम जब स्कोर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन 2019 में भी 450s में स्कोर गया था। 450 से बढ़ना शुरू हुआ, 460s, 470s, 480s। जब मैं पूल में आया तब भी 470s में चल रहा था स्कोर, और एक बार 480 भी गया था। और लेकिन मैं 469 से स्कोर पूल में आ गया था। तो मुझे भी उस वक्त ओंटारियो से नॉमिनेशन आई थी पीएनपी की। तो 469 को देखते हुए मैंने सोचा कि ठीक है, ओंटारियो की नॉमिनेशन कर लेते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स, मैंने बोला मेरे पास 3 मंथ्स थे टू अप्लाई आफ्टर इनविटेशन फ्रॉम ओंटारियो। तो उनको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए मेरे पास 3 मंथ्स थे। मैंने बोला ठीक है, मैं भेज दूंगा इनको, मैं ये परसू कर लूंगा। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी, मैंने बोला कुछ दिन बाद रिसर्च करूंगा और देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन 1 महीने बाद जी जो अगला ड्रॉ हुआ एफएसडब्ल्यू का, उसमें स्कोर 468 पे आया, और मैं 469 था, तो मुझे इनवाइट आ गया एफएसडब्ल्यू से। एंड देन आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड द ओंटारियो इनविटेशन, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, और बस उसी पे ध्यान दिया मैंने। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें जहाँ तक समझ आ गई, हमारे रिक्वायरमेंट्स तो आपने प्रोफाइल बना दी और प्रोफाइल में आपने अपने रिक्वायरमेंट्स को अपलोड कर दिया। जो सबसे बड़ा जो पॉइंट अभी तक मुझे समझ आया है कि आपके लिए बजटिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, विजिट वीजा के बारे में आप कुछ यहाँ पे, ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, लेकिन आप कोई मशवरा हम्म। देंगे लोगों के कि वो विजिट अप्लाई करें या ना करें। आज से कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले वीज़ा काफ़ी आसान हुआ था। हम सब ने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया, एंड एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी अच्छा हुआ था। तो आजकल वो सीन है या नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि अभी भी काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, और रेशियो अभी भी अच्छा है एक्सेप्टेंस का। और काफ़ी सारे लोग आते हैं और विजिट वीज़ा पे, क्योंकि आपको विजिट वीज़ा मिलता है, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी तक का विजिट वीज़ा मिलता है, मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा होता है, और आप एट अ टाइम कनाडा में 6 मंथ्स के लिए स्टे कर सकते हो ऑन योर विजिट वीज़ा। तो लोग सोचते हैं कि हम 6 महीने में जॉब्स अप्लाई करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू कन्वर्ट दिस विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट। तो
कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग नहीं हो पाते, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि आपको काफी काफी टाइम आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपके अपने प्रोफेशन में जॉब्स इस तरह से नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे कैनेडियन जॉब मार्केट जो है वो काफी कंपेरेटिव है। और उनको किसी वर्क परमिट किसी को वर्क परमिट देने के लिए उनको दे हैव टू हैव अ लीगल टीम, जो कि उनको उनके लिए केस फाइल करते हैं कि हम बाहर से किसी को क्यों हायर कर रहे हैं। तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से कुछ बहुत सारे लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रकिंग की नॉर्थ अमेरिका में काफी डिमांड है। तो आप सोचो अपना प्रोफेशन वगैरह सब कुछ छोड़ के आप ट्रकिंग में चले जाते हो जस्ट फॉर सेक ऑफ वर्क परमिट। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैं पर्सनली तो प्रेफर नहीं करता, लेकिन देयर आर वेज टू कन्वर्ट योर विजिट वीजा इनटू अ वर्क परमिट। और वर्क परमिट फिर आपको 2 साल का मिलता है, और फिर 2 साल तक अब अगर आप जॉब करते हो तब भी आपकी पीआर गारंटीड नहीं होती। 2 साल आपने वर्क परमिट पे जॉब की, फिर आपकी प्रोफाइल बनेगी उस हिसाब से कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा, तो आपके कुछ अलग पॉइंट्स बनेंगे, फिर आप दोबारा उसी चीज पे आ जाते हो पॉइंट्स पे। फिर आपको अगर आपके पॉइंट्स इनफ होंगे उस एक्सपीरियंस के बाद, तो आपको पीआर मिल सकती है। अदरवाइज वर्क परमिट खत्म होने के बाद, वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ, तो यू गो बैक टू योर कंट्री। तो मेरे हिसाब से तो पहला चैलेंज ही यही है कि विजिट वीजा मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये भी एक या चैलेंज है। या अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब आपका आपका पर्सनली, कि जब आपने जो इतनी भी एफर्ट की और आपका जब आईटी आया तो क्या फीलिंग्स थी? यकीन आ रहा था, नहीं आ रहा था? क्या उस वक्त महसूस हुआ आपको? काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, और काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए मैंने। और मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स सारे खुश थे मेरे लिए, क्योंकि फ्रॉम डे वन मेरी अपनी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि इसको अप्लाई करो, क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट जब मैं सोचने लगा था कि शायद ये मेरे लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि जो फंड्स रिक्वायर्ड थे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंटिल द लास्ट मोमेंट। तो वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए भी। लेकिन अब मेरी अपनी फैमिली ने सपोर्ट किया, एंड अल्लाह ने रास्ते निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं यहाँ हूँ। तो आपको यकीन आ गया था कि ये आप ही के लिए है, कि या ये गलती से आ गया आपके पास? या नहीं नहीं, गलती से क्यों आएगा? जब आपके पास आपकी प्रोफाइल सॉलिड है, आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है, और आपने अपनी प्रोफाइल ध्यान से रिसर्च करके बनाई है, एक एक चीज़ देख के बनाई है, और आपका स्कोर एक सर्टेन स्कोर है जिसमें आपको लगता है कि इनवाइट आ सकता है, तो यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। और मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो स्टेप्स आपने हमने बताए हैं उसको हम गो थ्रू एक दफा कर लें कि हम्म अगर पैसों का कोई मसला नहीं है किसी को, तो वो अपनी जो एजुकेशनल है उसको असेसमेंट करवा ले और उसको अटैच करवा ले। उसके बाद वो प्रोफाइल बना लें और कनाडा की वेबसाइट के ऊपर जाके, और उसके बाद जो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनेस्टी के बेस के ऊपर, मैं कहाँ रहा हूँ, बनवा लें, और जो भी जो डेट्स हैं जिसमें वो कहाँ कहाँ रहे हैं पिछले 10 सालों में। तो ये बताएं कि ये प्रोफाइल पूरी बनने के हम्म। बाद उसके बाद का क्या स्टेप होता है? इसको हम फाइनल किस तरह करेंगे आप? सारी प्रोफाइल आपने बना ली, तो आपको प्रोफाइल बनाने के बाद आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एक स्कोर असाइन हो जाता है, और आप पूल में आ जाते हो। बस दैट्स इट, देन यू हैव टू वेट। आप ये भी बताइएगा कि पहला कदम जो आपका उठा पाकिस्तान एयरपोर्ट पे और वहां से आप आए जहाज में कनाडा के ऊपर, जब आपने लैंड किया, तो वहां तक का जो कंक्लूजन है वो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करने वाले बस ये था कि शुरू में काफ़ी मेहनत थी, काफ़ी वेट था, और काफ़ी सब्र करना पड़ा इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद काफ़ी डिलेज आ रहे थे। तो मुझे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वेट करना पड़ा, मेरे दोस्त को भी और मुझे भी। तो हाँ, क्योंकि हम कोविड वाले टाइम पे आए थे, कोविड वाले टाइम पे हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही थी। तो बस काफ़ी वेट के बाद जब फाइनली। हम कोविड की बात ना करें और हम बोले जनरल आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक कैंडिडेट कितना इंतजार करना उसको चाहिए, कितना उसको पेशेंस रखना चाहिए? नॉर्मल टाइम जो है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, वो तकरीबन 4 to 6 मंथ्स होते थे को प्री कोविड। कोविड के बाद वो टाइमलाइन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, और अब कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, किसी की जल्दी आती है, किसी की देर से आती है। तो एक एवरेज टाइम आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 से एवरेज 8 टाइम आप महीने लगा लो कि 6 to 8 मंथ्स तो कम से कम, या 6 to 8 मंथ्स। दिस इज फॉर एक्सप्रेस एंट्री।
अगर आपको पीएनपी की नॉमिनेशन मिली है तो आपको पीएनपी के लिए वेट करना पड़ेगा 2 to 3 months कि आपके पीएनपी की नॉमिनेशन जो है वो उसको डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे नॉमिनेशन के बाद, तो वो आपकी नॉमिनेशन अप्रूव करेंगे। तो जिसके बेसिस पे आपको नॉमिनेशन मिलती है, फिर आपका स्कोर बढ़ेगा, फिर आप एफएसडब्ल्यू में आपको इनवाइट आएगा, फिर आप वहाँ अप्लाई करोगे, फिर 6 to 8 months वो लगाएंगे, फिर आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आप कनाडा आए, जो आपका पहला दिन था, जब आप रात सोए और अगले दिन उठे, तो वो क्या चैलेंजेस और आपने फेस किए और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस तो काफी सारे थे, लेकिन थैंकफुली मेरा दोस्त जो है वो ऑलरेडी 1 महीने पहले आ चुका था यहाँ पे। तो हमने वहीं से ही मैं पाकिस्तान से ही उससे कोऑर्डिनेट कर रहा था, एंड वी फाउंड अ प्लेस जो कि हमने रेंट की साथ में। और वो मैं 12 सितंबर को लैंड हुआ था यहाँ पे 2022, और वो हमने रेंट आउट किया था स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2022। तो जैसे ही मैं 12 को यहाँ आया तो मेरा घर सॉर्टेड था, और वी रेंटेड अ बेसमेंट अपार्टमेंट जिस सिर्फ हम दोनों ही थे। तो वो सॉर्टेड थी चीज। उसके बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना था, मैंने अपना सिन नंबर बनवाना था। आप मुझे बताएं कि चैलेंज आपको क्या लगा, यानी कि एक नॉर्मल है, यानी कि आपके केस में चले दोस्त है आपके, आपने बात कर ली, एक नॉर्मल बंदा जिसका कोई दोस्त नहीं है, उसने चले ये हम्म। हडल्स पार कर लिए कि उसने पूल क्लियर कर लिया और वो कनाडा लैंड हो गया, तो अगर उसको आप अपने से कंपेयर करें हम्म। तो कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और कौन सा माइंडसेट उनको बनाना चाहिए कि ये चैलेंजेस उनको जो बिल्कुल ही इनिशिएटिव चैलेंजेस हों? सबसे मेजर चैलेंज जो कि स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल आपने एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप कोई अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप रह सको विद इन योर बजट, एंड कोई ऐसी जगह जो आपको ज्यादा आगे जाके तंग ना करे, ताकि आप 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 कहीं रिटेल की जॉब करते हो फर्स्ट टू स्टार्ट, तो आपको एक्सेस हो बस स्टॉप्स का, आप कहीं जा सको आ सको, आपके लिए इजी हो। यू डोंट हैव टू वॉक अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में जब आपको वॉक करनी पड़ जाती है तो वो बहुत ही मुश्किल मरहला होता है किसी के लिए भी, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स। तो आपने बस शुरू में एक जगह ढूंढनी है जो कि बस स्टॉप के करीब हो, और आपने ये भी देखना है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो वो आपके लिए कोई रुकावट ना बने। और अगर सिमिलर माइंडसेट के आपको लोग मिल जाएं तो यू गेट लकी, आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है। और आपको इनिशियल फेज में स्ट्रगल जब करते हो आप, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, and then you start looking for a retail job or something, uh, until you find a job that is relevant to your field. अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बंदा अराइव हो गया कनाडा में बड़ी मुश्किलात के बाद और जैसे आप भी आ गए, घर ले लिया, घर लेने के बाद कल्चर के बारे में बताएं कि कल्चर जो है वो उसमें अडेप्टेबिलिटी में आपको कितना टाइम लगा और क्या आप समझते हैं कि डिफिकल्ट है, लोग कैसे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। कनाडा के ओवरऑल जो इमेज बना हुआ है वो सच भी है कि लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं, और हर जगह पे आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे मोस्टली। और आपके आपकी अपनी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी किसी कल्चर को अडेप्ट करते हो, आप कितनी जल्दी किसी कल्चर को सीखने की कोशिश करते हो। तो वो आपकी पर्सनल जो चीज़ है ना उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आई वुड से कि मोस्टली लोग काफ़ी कुछ महीनों में एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज जब आप व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद पीपल और आप उन लोगों के वो लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं, तो आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हो। बट इफ यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ तो फिर आपको शायद मुश्किल हो सकती है। तो शुरू में यही मैं एडवाइस करूंगा कि आप जितना हो सके बाहर जाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। अगर इवन दो आपके पास गाड़ी शुरू से ही है, आपके पास लाइसेंस है, आप अपनी गाड़ी को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें, जगह जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जाएं, लोगों से बात करें, और पब्लिक इवेंट्स में जाएं, देखें किस तरह के लोग आपके आसपास रहते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी जल्दी एडजस्ट कर जाते हो। अच्छा, ये बताएं कि जॉब के बारे में हम बड़ा सुन रहे हैं कि रिसेशन आया हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, वो खैर पूरी दुनिया में ही आया हुआ है, तो कनाडा में हम्म। जॉब के हवाले से क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और जो एक हवा बना हुआ है कि भाई बाहर चले जाओ तो बाहर जाके डॉलर ही डॉलर हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या सच है कि यहाँ पे डॉलर दरख्तों पे ही हैं और आप भी कमा रहे हैं और आप कितना कमा रहे हैं और क्या क्या इस बारे में बताएं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हिसाब किताब है इधर? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की ना इस वक्त पूरी दुनिया में एक अलग शेप बनी हुई है बिकॉज ऑफ रिसेशन, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका में।
तो आपको मुश्किलात तो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जॉब्स जो है वो ऐसा नहीं है कि जॉब्स बहुत कम है, जॉब्स हैं लेकिन कंपैरेटिव मार्केट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमिग्रेशन कनाडा का जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से लोग आ रहे हैं। तो आपकी तरह और सारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में आ रहे हैं एवरी मंथ। तो यू शुड एक्सपेक्ट कि आप जहाँ भी अप्लाई करोगे वहाँ पे कंपटीशन अच्छा होगा, बट ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आ रहे हैं? वहां तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये 32-32 लाख रुपए लगा के ये कौन लोग आ रहे हैं? ये आपको हर जगह मिलेंगे, ये आपको इंडिया में भी मिलेंगे, पाकिस्तान में भी मिलेंगे, आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको लगता होगा कि पैसे नहीं है। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान में पैसा बहुत है? जो मैंने सुना है कि भाई पैसा है बिल्कुल। लोगों के पास। या पाकिस्तान में मैंने जो ऑब्जर्व किया है आज तक वो यही है कि पैसे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे डिस्टर्ब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो पाकिस्तान में है, जो मैंने आज तक देखा है। जितने भी मैं ज़्यादा दुनिया नहीं घूमी मैंने, लेकिन जितनी भी लोगों से मेरी बातचीत होती है, जितने भी मैं नेशंस के लोगों को जानता हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इविल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहें हम, वो पाकिस्तान में ही है, के चलाते हैं बावजूद लोगों को उसके बस। बावजूद भी लोग पैसा लगा के आ रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे है नहीं। और ये कौन हम्म, लोग हैं जो अ, जोक जरजोक जो है वो आए जा रहे हैं? खैर, तो एम्प्लॉयमेंट, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि वो बूमिंग पर है, और अगर वो लोग जो आने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो उस स्किल को हम्म। सीख लें और उसमें कुछ एक्सपीरियंस ले लें, तो वो कौन सा, इससे आप 2-3 स्किल हमें बताएं ताकि वो लोग उस पर अगर काम कर सकें तो। दो तीन ऐसे स्किल्स हैं वाकई में जिनमें डेटा साइंस आ जाता है, और आईटी का जनरल जो चीज़ें हैं आईटी की, नेटवर्किंग की, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके इसके अलावा एक और प्रोफेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी बूम में है, जो कि हमारे अपनी पाकिस्तान में भी आजकल काफ़ी सारे लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और काम सीख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पे, जो कि मैंने देखा है पर्सनली। मैं इन फील्ड से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे डीप नॉलेज नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन जो मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे, इंडीड पे, जॉब बैंक पे, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काफ़ी जॉब्स होती हैं, डेटा साइंस की काफ़ी जॉब्स होती हैं, और जनरली आईटी की, नेटवर्किंग की जॉब्स हमें नज़र आती हैं मोस्टली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को लिमिट करना है। हर प्रोफेशन की जॉब हर जगह होती है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप कहेंगे यार इसकी तो डिमांड ही नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, या आपका इंटरेस्ट हो उस चीज में तो आप जरूर करें, आपके लिए रास्ते निकल आते हैं। हमेशा अल्लाह ताला आपको रास्ते देता है, और इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट, तो आप you'll फाइंड योर वेज। आप मुझे अब एक ये बात बताएं कि या इस पूरे प्रोसीजर में जो है वो जो कंसल्टेंट होते हैं जो इतने इतने पैसे लेते हैं, उनको हायर करना जरूरी है कनाडा के केस में, या इंसान खुद भी कर सकता है? देखिए, कंसल्टेंट को हायर करना कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि कंसल्टेंट आपके लिए ये कर सकता है कि आपको नॉलेज दे सकता है, वो आपकी प्रोफाइल मैनेज करेगा। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है मैनेज करने का, आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो डेफिनेटली, और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो डेफिनेटली आप एजेंट कर लें ताकि वो आपकी प्रोफाइल मैनेज करे। वो आपको सिर्फ चीज़ें बताएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आप उसको प्रोवाइड करोगे, वो उसी हिसाब से आपकी प्रोफाइल बनाएगा, आपकी प्रोफाइल को मैनेज करेगा, आपकी प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, और पीएनपी के ऑप्शंस देखेगा आपके लिए खुद से। वो आपको गाइड करेगा कौन सी पीएनपी के लिए आप सूटेबल हो, आप नहीं हो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप खुद रिसर्च कर सकते हो, या आप किसी एजेंट के हवाले कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट एन ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि एजेंट्स जो हैं वो, हर कोई एजेंट धोखे देता है। कुछ होंगे एजेंट्स ऐसे जो कि सही काम करते होंगे, लेकिन ये भी है कि आपको खुद से थोड़ी नॉलेज हो, तो ही आप किसी एजेंट के पास जाओ। अदरवाइज ऐसा होता है मोस्टली पाकिस्तान में कि एजेंट्स आपको बोलते हैं कि हाँ आपका डेफिनेटली हो जाएगा, इवन दो कि आपकी प्रोफाइल, आपका स्कोर कम होता है, लेकिन वो आपको नहीं तो ये लटकाते हैं। कनाडा की जो अपनी वेबसाइट है वो इतनी आसान है कि बंदा खुद से अप्लाई कर सकता है? यस, यस, बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं फ्री, जिनमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने कोई क्वेश्चन है आपका, आप पोस्ट करो, आपको लोग, हजारों लोग आंसर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपने वो राउट चूज करना है तो देयर इज अ वे, जो कि मैंने भी किया, मेरे दोस्त ने भी किया। वी नेवर यूज्ड एन एजेंट। तो इट इज entirely पॉसिबल, और बहुत इजी भी है, काफी सारे लोग करते हैं।
अच्छा, ये बताएं कि आप समझते हैं क्या क्या चेंज जिंदगी में आया कनाडा में आने के बाद, और क्योंकि एक अरसा आपने कराची में गुजारा, तो क्या क्या चेंज आप समझते हैं कि जिंदगी में आया, और वो वर्थ, इतनी जो एफर्ट्स आपने की हैं वो वर्थ इट हैं या नहीं है? काफी सारे चेंजेस आए हैं क्योंकि पहले मैं फैमिली के साथ रहता था, अब मैं अकेला रहता हूँ, तो डेफिनेटली चेंजेस तो आते हैं। और उसके अलावा आपका वर्क एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है 360 डिग्रीज, क्योंकि पहले आप एक अपनी लोकल कंपनी के साथ जॉब कर रहे थे, नाउ यू आर इन कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन, कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब आप नॉर्थ पाकिस्तान से, एशिया से उठ के आप नॉर्थ अमेरिका आ गए एकदम से, और आपकी जॉब चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। तो एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, लेकिन जो चेंजेस मैंने आज तक देखे हैं वो तकरीबन सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं। इट इज़ ऑल फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि सबको अंदाजा है कि हमारे मुल्क की इस वक्त कंडीशन क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको डेफिनेटली मूव आउट होना चाहिए, बट कुछ आपकी मजबूरियां भी होती हैं, आपको अपने हिसाब से देखना होता है। कुछ लोग बिल्कुल भी जिनकी, कुछ लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता कि वो बाहर जा सकें, तो ऐसे में हमारा हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है किसी चीज़ से, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, और यू जस्ट हैव टू लुक फॉर देम। लेकिन मेरे लिए यहाँ आना ज़्यादा फिजिबल था, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इजी लगा और मुझे ये ज़्यादा फ्रूटफुल लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल हुआ हो गया मुझे सितंबर में, अभी एक साल से एक महीना ऊपर हो चुका है। तो आई हैव बिन डूइंग गुड, अल्लाह ने मेरे लिए काफ़ी सारे रास्ते खोले, अल्लाह ने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन देन आई वाज बैक इन कराची। तो ये बताएं कि पीआर के बाद जो सिटीजनशिप का जो गैप होता है, ये क्या चीज होती है, इसमें कितना टाइम लग जाता है, और आपको कितना टाइम लगेगा? आप ये स्किल्ड वर्कर में भी आप सिटीजन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये कैसे आप सिटीजन कैसे हो सकते हैं? तो अगर आप स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कि मैं आया, तो यू आर पीआर फ्रॉम डे वन। जैसे ही आप लैंड करोगे कनाडा में, तो आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हैं। आपका कार्ड विद इन 30-60 डेज आपके घर पे आता है, पीआर कार्ड, लेकिन आपके बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं फ्रॉम डे वन एज अ पीआर। तो आप अपना हेल्थ कार्ड वगैरह सब कुछ बनवा सकते हो। पीआर के बेसिस पे आप नेशनैलिटी ले सकते हो आफ्टर, अगर आप कंटिन्यूसली 3 इयर्स के लिए कनाडा में रहे हो, तो यू आर एलिजिबल। Within the period of 5 years, you have to be inside Canada for at least 3 years or 1000 समथिंग डेज, एग्जैक्टली इसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि तकरीबन 3 साल बनती है, तो हम उसको 3 साल बोलते हैं। तो उतने डेज आपने कनाडा के अंदर गुजारने हैं विद इन लास्ट 5 years ऑफ योर बीइंग इन कनाडा। तो अगर आपने कंटिन्यूसली गुजार लिए, अगर आप कंटिन्यूसली 3 साल कनाडा में ही हो, तो यू कैन अप्लाई राइट अवे फॉर योर सिटीजनशिप, जिसपे आपका वेट टाइम होता है, और वेट टाइम के बाद आपको पासपोर्ट की एक एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम होता है नेशनैलिटी का, वो एग्जाम देते हो आप, और फिर आपकी सेरेमनी होती है और आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है। तो दिस इज लाइक द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग अ सिटीजनशिप ऑफ अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। यूएस का आप सबको पता है बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल भी है, और हाँ, बहुत सारे अलग अलग रास्ते भी हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपने कनाडा ही क्यों चूज किया, और यूएस हम्म। लोग जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो आप यूएस क्यों नहीं गए? मेरे लिए पर्सनली फिजिबल नहीं था यूएस जाना, मेरे लिए फिजिबल था कनाडा आना, क्योंकि कनाडा का एक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है टुवर्ड्स अ तो डायरेक्ट तो पीआर यूएस प्रोसेस। यूएस की कोई ऐसी स्कीम हमें नहीं मिलती कि हम इस तरह की कोई यूएस की कोई इमिग्रेशन की ऐसी उस पर? स्कीम यूएस की कोई ऐसी स्कीम नहीं है, अनलेस यू आर स्पॉन्सर्ड बाय समवन। आपने किसी से शादी की, या आपका कोई पेरेंट बाहर है, तो, और इसके अलावा आप यू गेट अ जॉब, तो आपको वर्क परमिट मिलता है यूएस का, यू गो देयर, यू लिव ऑल योर लाइफ, 5-10 साल 15 साल बाद हो सकता है आपका कोई पीआर का चांस हो। लेकिन वहाँ की मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। इवन दो यूएस इज़ अ ग्रेट मार्केट, यूएस इज एनी डे बेटर देन कनाडा। यूएस से आप कंपेयर नहीं कर सकते कनाडा को, हालांकि दे आर बोथ नेबरिंग कंट्रीज, लेकिन यूएस और कनाडा में बहुत फर्क है। यूएस इज वे वे बेटर देन कनाडा, लेकिन कनाडा आपको इमिग्रेशन के थ्रू डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट बनाता है, और आपको परमानेंट रेजिडेंसी के 3 साल बाद नेशनैलिटी लेने का चांस है। तो दैट इज द ओनली पॉजिटिव सीन इफ यू कंपेयर यूएस वर्सेस कनाडा।
आपका आपका क्या प्लान है? जो बात मैंने आपकी सुनी, मुझे लग रहा है आपका भी यूएस जाने का प्रोग्राम मुझे लग रहा है। तो आप अपना कोई फ्यूचर um, प्लान बताएं, ये सब यहाँ तक पहुंचने के बाद अब आप क्या सोचते हैं, आगे आप कहाँ जाना जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? मुझे तो आप यूएस जाने जाते हुए लग रहे हैं। कनाडा कनाडा आने के का मकसद मेरा जो था वो कनाडा का पासपोर्ट लेना था। कुछ साल यहाँ पे गुजारने और पासपोर्ट लेना। पासपोर्ट लेने के बाद मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि मैं कनाडा में ही रहूँगा। मैंने इस तरह के प्लान्स नहीं बनाए हुए कि मैं कनाडा में ही सारी ज़िंदगी गुजारूँगा। मुझे अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, जिनमें यूएस भी हो सकता है, जिनमें मिडल ईस्ट भी हो सकता है। वंस यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, यू कैन गो ईदर वे। या देयर आर लॉट ऑफ डोर्स दैट ओपन फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये एक हकीकत है जिसको हम माने या ना माने, बट पीपल यूज दिस प्रिविलेज। तो अगर आपके पास चांस है, यू गेट अ कैनेडियन पासपोर्ट, तो why limit yourself to staying in just Canada for your whole life? If you're young ऑफ enough कोर्स। to explore, या just go out and explore. वेरी गुड। तो बहुत नहीं, राइट, ऑफ कोर्स। तो ये बताएं कि आप जो लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं और जो लोग चीज़ों के चैलेंजेस को सामना कर रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में या हम्म। कहीं पर भी, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं ऐसी कि जो उनको मोटिवेट भी कर सके, और क्या क्या उनको सोचना चाहिए और क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस मेरा ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो अपने पूरे दिल से, दिल लगा के करें। अपनी अपने ऑप्शंस को हमेशा खुला रखें। ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। आपकी आपका जो नेटवर्क होता है वो बड़ा केयरफुली बनाएं। आपका जो क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो आपकी नेटवर्क है, ये आप सबने सुना होगा, एंड दैट इज वेरी ट्रू। खास तौर पे जब आप एग्जैक्टली। कनाडा आते हो तो आपको आपको इस चीज़ का अंदाजा होता है कि आपकी नेटवर्क की क्या वर्थ है। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड नेटवर्क, यू यू विल बी लॉस्ट इन कनाडा। और यही चीज़ आप पाकिस्तान में भी यूज़ करो तो आपको काफ़ी फायदे होते हैं। तो चूज योर नेटवर्क केयरफुली, और अपने काम में दिल लगा के काम करें। अपनी एजुकेशन से ना भागें। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, इस तरह ये वो। बेशक एक्सपीरियंस की वर्थ ज़्यादा है, स्किल्स की वर्थ ज़्यादा है। स्किल के बेस पे ही आपको काम मिलता है, लेकिन यू नीड टू हैव अ बेस, यू नीड टू हैव अ सर्टेन एजुकेशन in order to stand somewhere. There are places where you cannot stand if you don't have a degree, unfortunately. जो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, but there are places like that. तो it is better that you go through your education system और आप उस सिस्टम से गुजर के आए प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आप आपकी अपनी ग्रोमिंग हो सके, आप अपना नेटवर्क बना सकें। आप उसको सही तरह यूज करेंगे अपनी डिग्री को, तो आप उससे भी फायदे उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिग्रीज यूजलेस होती हैं। तो अगर आपने कनाडा का पाथ चूज करना है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपना सबसे पहले अपना चांसेस कैलकुलेट करें, अपना स्कोर कैलकुलेट करें, केयरफुली कैलकुलेट करें। अगर आपका डायरेक्ट स्ट्रीम में नहीं होता जो कि एफएसडब्ल्यू है, तो आप पीएनपी के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अ, जैसे मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। मेरी एज इतनी है और मेरी प्रोफाइल ये है, मेरे पास बैचलर्स है और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं कैसे आऊँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद आपको अच्छी तरह ना बता पाऊँ, क्योंकि मैंने कभी पीएनपी का राउट एक्सप्लोर ही नहीं किया अपने लिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल एफएसडब्ल्यू के लिए थी, तो मुझे एफएसडब्ल्यू की नॉलेज है। तो आपका अगर स्कोर कम बनता है तो आप सबसे पहले ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो कि आपकी फील्ड से थे और उन्होंने ये राउट एक्सप्लोर किया। और वो लोग आपको कैसे मिलेंगे? आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछें। आप फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, सर्च करें फेसबुक के पाकिस्तान कनाडा चैप्टर, पाकिस्तान कनाडा इमिग्रेशन, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। अब वहाँ पोस्ट करें, आपको अपने लाइक माइंडेड अपनी फील्ड के लोग मिलेंगे जो कि जिन्होंने ये एक्सप्लोर किया होगा पाथ, और वो आपको सबसे अच्छी रिकमेंडेशन देंगे कि आपने क्या करना चाहिए, क्योंकि जिसने वो एक्सप्लोर किया हुआ होगा पाथ वही आपको बता सकता है एग्जैक्टली कि आपके लिए कौन सी पीएमपी सही रहेगी। आपने आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लेना है, या आपने कोई ऐसी डिग्री करनी है जो कि कोई शॉर्ट टर्म डिग्री है जो कि लेट्स से वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हो सकती है पाकिस्तान में, और थोड़े से टाइम में, और आपको वो आपके पॉइंट्स ऐड कर सकती है। तो इस तरह के ऑप्शंस भी हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वो आपको आपकी अपनी फील्ड के लोग बता सकते हैं। तो रिसर्च इज़ द की। और बस जो कर रहे हैं दिल लगाए करें, अपनी रिसर्च पूरी करें,
or try to connect with as many people as you can. That helps a lot. Thank you so much. For me, excellent advice. And once again, they said it is an excellent advice. Before we going to wrap up, आप कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे कनाडा आने के बाद जो आपके लिए बहुत ज्यादा enjoyable और मेमोरेबल रहा हो? For memorable, for example, किस सेंस में? यानी कोई भी एक एक्साइटिंग मोमेंट जो आपने फील किया हो आने के बाद, जो पहले कभी ना किया हो। 1 सवा साल हो गया आपको आए हुए, um, तो वैसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जब आप लैंड करते हो तो वही एक अलग सी फीलिंग होती है। जब आप एयरपोर्ट से बाहर आके यू टेक योर फर्स्ट ब्रेथ, तो आपको काफी काफी डिफरेंस फील होता है कि आप एक कंप्लीटली नए रीजन में आ गए हो, जो अपने मुल्क से इतना दूर, अकेले, अपने बेसिस पे। तो एक काफी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है आपको, जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, लेकिन वो एक काफी अच्छा फील होता है आपको। यू यू गेट मोटिवेटेड टू डू मोर मोर एवरी डे। आप अपने सराउंडिंग में और लोग देखते हो जो कि आपकी तरह ही आए थे और अब किसी और मकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो एक एक मतलब सेंस ऑफ मोटिवेशन आपको इस कंट्री में रहते हुए एक कंटिन्यूसली आता रहता है। और फिर अपने दोस्तों से, अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला, जस्ट लाइक यू। फिर आप आए तो हम वी ट्रैवल्ड अ लॉट, नायग्रा फॉल्स गए हम, और काफ़ी सारी चीज़ें देखी। साथ में काफ़ी सारे खाने एक्सप्लोर किए पाकिस्तानी, बेस्ड इन कनाडा। तो काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ खाने तो खाने काफ़ी का सारी मैं एक मेमोरीज सवाल हैं। खत्म करने से पहले मैं खाने का एक सवाल को, खाना पाकिस्तानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बताएं खाना मिल जाता है आसानी से, मतलब टेस्टी खाना, या वही हमें जो है वो रूखा सूखा? बिल्कुल। आई एम लकी कि मैं मिसिसागा में रहता हूँ, जो कि जीटीए का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बी इट इंडियन और पाकिस्तानी। तो हमारे पास पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप किसी भी एरिया में चले जाओगे, यू विल फाइंड एटलीस्ट वन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। और एक तो पूरा हमारा हमारे पास प्लाजा है डेडिकेटेड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और अरब रेस्टोरेंट्स का, जहाँ पे सारा हर कुछ सब कुछ हलाल मिलता है। तो यू गेट अ वैरायटी ऑफ हलाल फूड ऑप्शंस ओवर हियर। अगर आप किसी और कनाडा के पार्ट में चले जाते हो तो देयर माइट बी लिमिटेशंस, लेकिन जीटीए जो कोर जीटीए है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे देसी ऑप्शंस मिलते हैं। Perfect. Thank you so much. And it was a pleasure having conversation with you. And thank you so much for sharing the very beautiful journey from Karachi to Canada. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, या और लाइकवाइज। thank you so much once again, and see you next time. या